अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का सब्जेक्ट हमारा है एडवांस क्वांटिटी सर्वे। ठीक है, उसमें चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब उसमें जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो आरसीसी टैंक का तखमीना है। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर का नाम तो आपके पास है कि ब्रिज एंड वाटर टैंक का एस्टिमेट आपने लगाना है। ठीक है, हमने ब्रिज के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है आरसीसी टैंक का तखमीना। ठीक है, पीने का पानी को इस्तेमाल करने से पहले स्टोर किया जाता है। जिसमें स्टोर किया जाता है उसे हम वाटर टैंक, ठीक है, या वाटर रेजोवायर कहा जाता है। ठीक है, ये 3 इकसाम के वाटर टैंक होते हैं। ठीक है, उसमें एक वाटर टैंक वो जो ज़मीन के अंदर ज़ेरे ज़मीन बनाया जाए, ठीक है, उसको हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहा जाता है। सतह ज़मीन के ऊपर जो वाटर टैंक बनाया जाता है उसको हम सरफेस वाटर टैंक कहा जाता है, और जो सतह ज़मीन से ऊपर बनाया जाता है उसको हम ओवरहेड वाटर टैंक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें वाटर टैंक को रेजोवायर भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया जाता है वो आप देखते हैं कि ऐसे इलाकों में बनाया जाता है जहाँ पर पानी बुलंदी से आता हो। ठीक है, जैसे पहाड़ी इलाके, तो पहाड़ी इलाकों में जो टैंक बनाए जाते हैं वो अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं, जहाँ पर खुदाई कर कर उसके अंदर वाटर टैंक बनाकर और नीचे की तरफ ढलवान से पानी को फ्लो किया जाए। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहलाते हैं। सरफेस वाटर टैंक जो सतह ज़मीन के ऊपर रख यानी कि बनाए जाते हैं उसको हम सरफेस वाटर टैंक कहा जाता है। ओवरहेड वाटर टैंक या रेजोवायर टैंक वो जैसे हमारे मैदानी इलाकों में, या आप अपने मुल्तान की बात कर लें तो मुल्तान में अक्सर यूसी यानी कि यूनियन काउंसिल में एक वाटर टैंक होता है जो सरकारी पानी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपने अक्सर देखा है कि जाते हुए कहीं भी तो हमें कॉलोनियों के अंदर भी बड़े बड़े टैंक हमारी बिल्डिंगों से भी ऊंचे नज़र आते हैं। ठीक है, उनको हम ओवरहेड वाटर टैंक का नाम दिया गया है। ठीक है, अब हमने इसके बारे में पढ़ना है आरसीसी के टैंक के मुख्तलिफ एटम्स। ठीक है, अब वो कौन कौन सी हैं वो हम बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, देखिए अब हमने जो टॉपिक है हमारे पास वो है आरसीसी टैंक की मुख्तलिफ एटम्स, यानी कि हमने किस किस चीज़ की मिकदार मालूम करनी है या कौन कौन सा काम किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है खुदाई की, यानी कि एक्सीवेशन की। एक्सीवेशन देखें, हमने अभी पढ़ा है कि वाटर टैंक 3 इकसाम के होते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड, सरफेस वाटर टैंक और ओवरहेड वाटर टैंक। ठीक है, अब हमारे पास जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक आता है उसके लिए हमें खुदाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर बनाया जाता है, इसलिए उसके लिए उसकी पैमाइश के मुताबिक यानी कि पैमाइश के मुताबिक खुदाई करनी पड़ेगी। और जो हमारे पास सरफेस वाटर टैंक है उसके लिए खुदाई की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़मीन की सतह के ऊपर रखा जाता है, तो उसके नीचे हम बीम वगैरह बना कर और उसके ऊपर टैंक को रख सकते हैं। जो ओवरहेड वाटर टैंक है, देखिए ओवरहेड वाटर टैंक के लिए पूरी ज़मीन के अंदर खुदाई नहीं की जाती। जहाँ पर उसकी बुनियाद आती है, जहाँ पर उसके कॉलम आते हैं, कॉलम के नीचे हमने जो फाउंडेशन बनानी होती है उसके नीचे की खुदाई की जाती है। ठीक है, इसके अलावा उसमें खुदाई नहीं की जाती। अब ये बात आती है कि खुदाई हमने कौन सी फाउंडेशन में करनी है, तो आपने मुख्तलिफ इकसाम की फाउंडेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, स्प्रेड फाउंडेशन होती है, राउट फाउंडेशन होती है, ग्रिज फाउंडेशन होती है। तो हम इसमें ज़्यादातर देखते हैं कि राउट फाउंडेशन का काम किया जाता है या स्टेप फाउंडेशन का काम किया जाता है। ठीक है, खुदाई करने के लिए यानी कि आप जिस टैंक की खुदाई करना चाहते हैं या जिस पॉइंट की खुदाई करना चाहते हैं आप, तो वहाँ की उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको मालूम होनी चाहिए, उसके मुताबिक उसकी खुदाई की जा सकती है। ठीक हो गया, तो हमने ये खुदाई के बारे में पढ़ा। अब है कंक्रीट का काम। देखें, खुदाई करने के बाद हमारे पास आता है कंक्रीट का काम। कंक्रीट का काम करने के लिए हमारे पास रेशो का होना लाजमी है। तो कंक्रीट के काम में रेशो जो इस्तेमाल की जाती है 1, 3, 6 से लेकर 1, 6, 18 रेशो को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर आप कंक्रीट के काम में खुश्क कंक्रीट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बजरी और रेत को दोनों को मिक्स करके फाउंडेशन में फैला सकते हैं, वो भी हमारा कंक्रीट के काम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक हो गया, तो अब उसके बाद आता आरसीसी का काम। देखें,
आपको पता है कि हमारे पास जो टैंक है वो है आरसीसी टैंक, ठीक है। तो आरसीसी टैंक में जितना भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो आरसीसी होता है, यानी कि आप जब फाउंडेशन बना रहे हैं तो उसमें भी स्टील का इस्तेमाल है, आप उसके कॉलम बना रहे हैं तो उसमें भी स्टील का काम है, आप उसकी बीम बना रहे हैं तो उसमें भी स्टील का काम है, आप उसकी स्लैब बना रहे हैं तो उसमें भी स्टील का काम है, ठीक है। दीवारें बना रहे हैं तो उसमें भी स्टील का काम है। तो जितना भी वाटर टैंक में काम किया जाता है उसमें आरसीसी का काम किया जाता है, ठीक है। तो आरसीसी की रेशियो आपको पता है कि हमारे पास 1, 2, 4 इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। ये आरसीसी का काम हो गया क्योंकि हमने आरसीसी के स्ट्रक्चर ही बनाना होता है। अब हमारे पास आता है डेडो वर्क। डेडो वर्क कहा जाता है, इसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि एक बॉर्डर लगा देना। आपने अक्सर देखा है कि हम घरों में जब फ़र्श बनाते हैं तो फ़र्श के साथ दीवारों के साथ 1.5 इंच का या 3 इंच का हम एक मार्बल का टुकड़ा या शीट लगाते हैं जिसको हम डेडू कहते हैं। उसका काम क्या होता है कि फ़र्श से जो पानी है वो दीवारों के कॉर्नर में ना जाए, यानी कि जोड़ों में नहीं जाता है। तो इसी तरह हमारे पास डेडू वर्क क्या है, ये 12 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर की एक मोटाई में, एक ऊंचाई में हम क्या करते हैं, वाटर टैंक के अंदर वाली साइड पर एक लेयर बिछा देते हैं कंक्रीट की, ताकि जोड़ों में पानी ना जा सके। अगर जोड़ों में पानी जाता है तो उससे हमारा वाटर टैंक जो होता है वो यानी कि ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए उसमें हम क्या काम करते हैं, डेडो वर्क इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डेडो वर्क क्या हो गया हमारे पास कि वाटर टैंक के अंदर वाली सतह पर 12 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर की मोटाई में हम एक लेयर बिछाते हैं किनारों पर, ताकि पानी जो है वो दीवारों के किनारों में दाखिल ना हो सके, ठीक है। इसको हम डेडो वर्क कहा जाता है, ठीक है। पीवीसी स्टॉप कहा जाता है। देखिए, कोशिश की जाती है जब हम आरसीसी का या कंक्रीट का काम कर रहे होते हैं तो उसमें कोई जोड़ नहीं आना चाहिए। अगर कहीं पर जोड़ आ भी जाता है कंक्रीट के अंदर तो वहाँ पर हम एक पीवीसी की एक पट्टी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उस पट्टी को हम उस जोड़ के ऊपर रखने से पानी का रसना जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, पीवीसी स्टॉफ कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लाइंड पाइप। ब्लाइंड पाइप कहा जाता है कि पानी की टैंकी के अंदर एक पाइप ऐसा होता है, उस पाइप की सतह के ऊपर सुराख होते हैं, ठीक है। जब पानी टैंकी के अंदर नीचे होता है या ऊपर होता है तो उस ब्लाइंड पाइप के अंदर भी पानी की सतह जो होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। तो इसका काम होता है कि इसके साथ गेज लगा होता है जिससे हमें पानी के कम या ज़्यादा होने का पता चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है गेज। देखिए, गेज एक छोटी सी आपको तरीके से समझाता हूँ मैं। आप देखते हैं कि आजकल हम वाटर टैंक का इस्तेमाल करते हैं घरों में भी, तो ऑटोमेटिक सिस्टम करते हैं हम। ऑटोमेटिक सिस्टम क्या है कि जैसे ही टैंकी के अंदर पानी का लेवल कम होता है तो मोटर खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है, और जैसे ही पानी पूरा होता है, मुकम्मल हो जाता है, तो मोटर खुद ब खुद बंद हो जाती है। तो उसमें हमने पढ़ा था एक फ्लूड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो फ्लूड, इसमें भी यही चीज़ है। गेज का मतलब ये होता है कि हमने टैंकी के अंदर पानी के लेवल को चेक करना होता है, ठीक है, कि कितना पानी उसके अंदर मौजूद है या कितना पानी इसके अंदर दाखिल होना है, ठीक है। तो गेज का काम ये होता है कि इसके साथ एक लट्टू सा होता है जो पुली के ज़रिए टैंकी से बाहर लगी हुई एक स्केल के ऊपर लटका हुआ होता है, ठीक है। और पानी के अंदर एक फ्लूट होता है, और उस फ्लूट का सारा डोरी के साथ जो लट्टू होता है उसके साथ क्या होता है, मुंसलिक होता है। अब पानी का लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिक वो स्केल जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो जो काम करने वाले हैं वहाँ पर उनको पता लग जाता है कि हाँ भाई पानी का लेवल कम है इसके अंदर, तो फिर वो क्या करते हैं, पंप चला देते हैं जिससे पानी का लेवल बढ़ता चला जाता है। जब मुकम्मल होता है तो वो पॉइंटर जो है ना वो नीचे की तरफ आ जाता है, स्केल के बिल्कुल डाउन नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब है कि वो मुकम्मल भर चुकी है, इसलिए पंप को हम बंद कर दें। तो ये स्केल का काम ये होता है कि बाहर लगी हुई स्केल के ऊपर पता चलता रहता है कि पानी का लेवल कितना है, ठीक है। आसमानी बिजली से बचाओ। अब देखिए,
आसमानी बिजली से बचाओ, क्योंकि आपको पता है कि जो ओवरहेड वाटर टैंक होते हैं वो सतह ज़मीन से बहुत ऊंचाई पर होते हैं, जिसकी वजह से आसमानी बिजली का भी ख़तरा होता है कि उनसे नुकसान ना हो। तो उसके लिए आसमानी बिजली से बचाव के लिए उसके ऊपर एक तार लगाई जाती है और उसका जो कनेक्शन किया जाता है वो गीली ज़मीन यानी कि ज़मीन के साथ किया जाता है, ताकि जब अगर खुदा न खासा कोई आसमानी बिजली उससे टकराती है तो वो उस करंट या उस बिजली को ज़ेर ज़मीन मुंतकिल कर दे। ठीक है, तो ये ना आसमानी बिजली से बचाव का आ गया। उसके बाद आता है सीढ़ियाँ यानी कि स्टेयर। अब पानी वाटर टैंक को साफ़ करने के लिए आपने देखा है कि हमारे यहाँ पर जितनी भी यूनियन कौंसिल में या कहीं पर भी पानी की टैंकियाँ जो बनी हुई हैं उनकी स्टेयर बहुत ज़्यादा हैं। वो तो टैंकी तक पहुँचने के लिए है ना, लेकिन आपने देखा है कि पानी टैंकी के अंदर उतरने के लिए भी लोहे के स्टील यानी कि लोहे से बनी हुई सलाखें जो हैं वो उसके अंदर लगा दी जाती हैं, ताकि वाटर टैंक के अंदर उतरकर उस टैंकी की सफाई की जा सके। ठीक है, इसलिए उन्हें हम स्टेयर कहते हैं, ताकि उसमें उतरकर उसकी सफाई वगैरह करने के बाद दोबारा हम वापस आ सकें। ठीक है, पाइप्स पानी की सप्लाई के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के पाइप हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अपने घरों में वाटर टैंक देखते हैं, उसमें एक इनलेट पाइप होता है, एक आउटलेट पाइप होता है, एक वॉश एंड ओवरहेड पाइप होता है, ओवरफ्लो पाइप होता है, और चौथा जो है वॉश पाइप होता है। ठीक है, इनलेट पानी दाखिल करने के लिए, वाटर टैंक के अंदर पानी को दाखिल करने के लिए इनलेट पाइप इस्तेमाल करते हैं, और पानी को टैंक से खारिज करने के लिए आउटलेट पाइप इस्तेमाल किया जाता है। और जबकि ओवरफ्लो के लिए हमारे पास जब टैंकी फुल हो जाती है तो पानी उसमें से फ़्लो करता है, उसको हम ओवरफ्लो पाइप कहते हैं। और नंबर 4 जो है हमारे पास वॉश पाइप, उसमें अगर हमने कभी भी पानी की टैंकी को साफ़ करना हो तो उसके लिए जब सफाई करने के बाद जितना भी गंद वगैरह जो होता है वो उस वॉश पाइप के ज़रिए बाहर खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है वॉल। पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए हर पाइप के साथ वॉल लगा होता है, ताकि पानी के प्रेशर को कम या ज़्यादा किया जा सके। ठीक है, उसके बाद है फर्श। पानी की टैंकी के अंदर वैसे तो स्लैब बनाई जाती है आरसीसी की, लेकिन उसको फिर भी महफूज करने के लिए उसके ऊपर एक ईंटों का फ़र्श बिछा दिया जाता है और उसकी क्वांटिटी को हम मालूम करते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज आरसीसी टैंक की मुख्तलिफ़ आइटम्स जो हमने उसके एक टैंक बनाने के लिए ये सारा काम करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने आरसीसी के टैंक के बारे में पढ़ा था, उसकी डिटेल हमने पढ़ ली थी। अब उन्होंने ना एक हमें क्वेश्चन दे दिया है कि दी गई ड्राइंग और क्वाइफ के मुताबिक ज़ेर ज़मीन अंडरग्राउंड। ठीक है, अब अंडरग्राउंड का मतलब है कि इसमें हमें एक्सीवेशन भी करनी पड़ेगी। वाटर टैंक की मंदरजा ज़ेर एटमों की मिकदारें मालूम करें। हमने कौन कौन सी मिकदारें मालूम करनी है? एक्सीवेशन, कंक्रीट वर्क 1 4 8, आरसीसी 1 2 4, ये रेशो दी हुई है उन्होंने। ठीक है, और स्टील हमने निकालना है कि इसमें जितना भी स्टील इस्तेमाल किया गया ना वो 1% इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, स्टील के बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको, अभी भी मैं बता देता हूँ। अब देखें, ये वाटर टैंक का जो पैमाइश है, जो यूनिट दिए हुए हैं, ये सारे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसको मीटर में करना होता है काम। अब ये जो साइज़ दिया हुआ है इसमें 500 ज़रब 300 ज़रब 200, ये इस टैंक का अंदरूनी साइज़ है। ठीक है, अब इसमें ये जो दीवारें बनाई है ना, ये 20 सेंटीमीटर की है, 20 सेंटी की है और 20 सेंटी की है। और आपको पता है कि इस पैमाइश से आपको पता लग गया है कि ये वाटर टैंक रेक्टेंगल वाटर टैंक है। ठीक है, तो ये अंदरूनी साइज़ है, इसमें दीवारें शामिल नहीं हैं। तो आपको पता है कि जब हम वाटर टैंक बनाते हैं तो उसकी 4 दीवारें होती हैं। ठीक है, चारों दीवारों को हमने मालूम करना होता है। अब इस तरह, अगर ये तो हमने उसका बनाया क्रॉस सेक्शन, अगर मैं इसको आपको टॉप से दिखाना चाहूँ तो वो हम इस तरह से बनाएंगे, ये आपके पास इसका साइज़ बनेगा। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को टॉप से देख रहे हैं तो उसको हम प्लान कहते हैं, और प्लान में आपके पास उसकी 2 पैमाइशें आती हैं, एक तो उसकी लंबाई आती है और दूसरी उसकी चौड़ाई आती है। ऊंचाई कभी भी नज़र नहीं आती आपको। ठीक है,
अब ये जो साइज़ है ये अंदर का है, 500 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर है और ये 300 है, तो 300 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपके पास ये। ठीक हो गया। तो अब हम जब दीवार इसकी बनाएंगे चारों तरफ, तो ये 20 सेंटी की दीवार आपकी इसमें भी शामिल हो रही है, 20 यहाँ से भी और 20 की आपके पास यहाँ से भी और 20 की यहाँ से भी। अब यहाँ से लंबाई आपके पास बन जाएगी 540 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि अब हम जब एक्सीवेशन करेंगे तो यहाँ तक की एक्सीवेशन करनी है हमने उसकी, क्योंकि हमें उसने यहाँ से देनी है कि एक्सीवेशन यहाँ, क्योंकि अगर हम एक्सीवेशन अंदर की करेंगे तो दीवार फिर अंदर बनानी पड़ेगी हमें, तो वो 500 के बजाय 460 की पैमाइश हो जाएगी। हमने तो एक्यूरेट अंदर का जो पैमाइश लेनी है वो 500 सेंटी लेनी है हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो चौड़ाई है उसकी यहाँ से अंदर थी 300, तो 20 सेंटी की ये दीवार आपके पास आ गई, 20 सेंटी की ये दीवार आ गई, तो यहाँ पर ये 340 की आपके पास दीवार की लंबाई बन यानी कि चौड़ाई बन गई आपके पास। ठीक है, ऊंचाइयाँ हम यहाँ से देख लेंगे, जब हम कोई एक्सीवेशन करेंगे उसके लिहाज से हम देखेंगे कहाँ तक हमने उसको जाना। तो मेन मकसद ये था कि आपको ये समझाना था कि 540 कैसे बना है और 340 कैसे बना है। ठीक है, 500 और 300 ये अंदर का साइज था हमारे पास, जब हम दीवारें बनाएंगे तो उस दीवारों की मोटाई उसमें शामिल करेंगे हम। ठीक है, तो अब ये मैं मिटा रहा हूँ, अब हम इसको एस्टीमेट इसका बनाते हैं। ठीक है, टेबल वही बनेगी आपकी जिस तरह हमने टेबल पहले बनाई थी। ठीक है, तो टेबल के अंदर हमारे पास यहाँ से हम शुरू करेंगे इसको, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी और रिमार्क्स। ठीक हो गया। नंबर 1 पर हमने काम करना है एक्सीवेशन का। अब वाटर टैंक हम कितने बना रहे हैं, एक ही वाटर टैंक का है उसने हमें, तो हम एक टैंक बनाएंगे, तो हमारे पास नंबर में आ जाएगा कि हम एक वाटर टैंक बना रहे हैं। ठीक है, अब हम पहले इधर लंबाई को देख लेते हैं। अगर ये 500 है अंदर की, 20 सेंटी इधर से मिलाएंगे, 20 सेंटी इधर से मिलाएंगे, तो ये हो जाएगी 540। तो मीटर में हम उसको लेकर आएंगे तो 5.4 मीटर आपके पास ये पैमाइश आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं चौड़ाई की तरफ। अब चौड़ाई में ये अंदर से कितना है, 300। जब हम इस दीवार को शामिल करेंगे 20 की और इसको शामिल करेंगे तो ये 340 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 340 होगा तो इसको 3.4 हम लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइट की। हाइट अब देखें, इसमें अंडरग्राउंड की बात की उसने, क्यों कहा है कि ज़ेरे ज़मीन। ठीक है, ज़ेरे ज़मीन। अब ग्राउंड लेवल उसने आपको यहाँ दिया है, ज़मीन का लेवल आपका यहाँ पर है और टैंक आपका बनेगा अंदर ज़मीन के। अब हमें कितनी खुदाई करनी पड़ेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की खुदाई करनी पड़ेगी। अब 200 अंदर दिया हुआ है उसने, ठीक है, 200 सेंटीमीटर अंदर की। फिर उसके बाद देखिए वो कहता है 15-20 सेंटीमीटर आरसीसी की मोटाई बिछानी है, तो 200 और 20, 220। उसके बाद कहता है ये कंक्रीट की लेयर भी आ रही है और वो है 15 सेंटीमीटर। तो अब वो 15 सेंटीमीटर है, तो हम 220 में 15 को शामिल करेंगे तो ये बन जाएगा 235। तो 200 जब 35 बनेगा तो इधर हमारे पास पैमाइश आ जाएगी 2.35। ठीक हो गया। तो ये हम उसकी एक्सीवेशन का काम करें, एक्सीवेशन का काम करें तो हम इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू, क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 43.146 मीटर क्यूब। ठीक है, अब उसने हमें कहा है कंक्रीट 148, तो अब हमारे पास कंक्रीट का काम है 148। अब कंक्रीट हमने एक्सीवेशन के बाद, उसके बाद लेयर ही कंक्रीट की आती है आपके पास। ठीक है, अब वो लेयर लंबाई और चौड़ाई तो वही रहेगी जो एक्सीवेशन में इस्तेमाल हुई है, फ़र्क सिर्फ कहाँ पर आता है, देखिए इसकी मोटाई हमने इतनी बिछानी है 15 सेंटी, पूरी नहीं बिछानी हमने। ठीक है, 15 सेंटी की मोटाई करनी है हमने, बाकी हमारे पास लंबाई भी वही आएगी, क्योंकि फ़र्श एक किस्म का समझ लेना फ़र्श है आपके पास, दीवारें तो बाद में बनेंगी ना, फ़र्श पहले बनेगा। अब फ़र्श आपके पास उसकी लंबाई 5.4, चौड़ाई 3.4।
ठीक है। अब उसकी मोटाई देखनी है 15 सेंटी है, तो 15 सेंटी आप लेकर आए मीटर में, तो मीटर में आपके पास वैल्यू बन गई 0.15। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इन चारों को मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास कंक्रीट की क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है। अब कंक्रीट की क्वांटिटी 2.75 मीटर क्यूब आपके पास जवाब आ गया। ठीक है। अब हम काम करेंगे नंबर 3 पर, RCC। ठीक है, 1:4 की रेशो से। अब हमारे पास जितना भी काम है वो सारा का सारा काम जो है वो हमारे पास RCC का है। देखें, अब हमने तीसरा स्टेप करना है RCC वर्क। RCC वर्क कंक्रीट वर्क से ऊपर जितना भी काम हो रहा है वो सारा RCC वर्क हो रहा है। सबसे पहले हमने इन फ्लोर यानी कि नीचे एक फर्श बनाना है। ठीक है। फर्श बनाने के बाद उनके ऊपर हमने चारों दीवारें बनानी है। ठीक हो गया। चारों दीवारें बनाने के बाद फिर हमने उसके ऊपर एक स्लैब बनानी है ताकि हमारा ये वाटर टैंक मुकम्मल हो सके। ठीक है। तो अब सारा काम RCC का ही है, इसलिए इसके नीचे सारा RCC का वर्क ही आएगा हमारे पास। ठीक है। पहले मैं लिख रहा हूँ इन फ्लोर। ठीक है। ये वाली स्लैब हमने इसमें डालनी है। ठीक है। स्लैब भी कहते हैं फ्लोर, क्योंकि ये फर्श के लेवल पर आया हुआ है, इसलिए हम इसको फ्लोर ही कहेंगे। ठीक है। तादाद एक है हमारे पास। ठीक है। अब इसकी लेंथ भी वही होगी जो हम पहले करते आ रहे हैं, क्योंकि हमने पूरी लेयर बिछाएंगे, उसके ऊपर जाके फिर हमने दीवारों को तामीर करना है। ठीक है। तो हमारे पास ठीक है 5.4 उसकी लेंथ हो जाएगी, विड्थ 3.4, हाइट, अब इसकी हाइट हमें दी गई है, या इसकी हम थिक कह सकते हैं, इसकी मोटाई वो दी है RCC 1:4 20 सेंटीमीटर थिक। ठीक है। इसकी उसने मोटाई आपको दे दी, वो हम लिख लेते हैं 0.2। ठीक है। अब हम इन चारों को मल्टीप्लाई करना है हमने। .67 मीटर क्यूब। अब देखें, इसमें हमारे पास 2 लॉन्ग वाल आएंगी और 2 शॉर्ट वाल आएंगी, क्योंकि आपने लंबाई और चौड़ाई में फ़र्क है, तो इसीलिए हम उन चारों दीवारों को एक नाम नहीं दे सकते, क्योंकि लंबाई के रुख हमारे पास लंबाई ज़्यादा आएगी उसकी, चौड़ाई के रुख उसकी लंबाई यानी कि चौड़ाई उसकी कम आएगी। या हम इसको मैं इस तरह से बता सकता हूँ आपको कि हमारे पास अब इसमें से जब हम इन दीवारों को इसमें शामिल करेंगे तो यहाँ पर दीवार हो जाएगी 540, और ऊपर वाली भी इसी तरह है कि वो भी आपके पास 540 हो जाएगी। अब ये जो चौड़ाई के रुख बची है ना, ये 340 नहीं रहेगी आपके पास, ये आपके पास 300 ही रहेगी, क्योंकि जब हम इस दीवार को तामीर करेंगे तो दूसरी दीवार इसके आके एज लगेगा। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप इसको यहां से इस तरह करेंगे तो फिर ये 540 की नहीं बनेगी, फिर ये बनेगी 500 की। ठीक है। क्योंकि आपके पास जब एक दीवार मुकम्मल बनाएंगे, दूसरी दीवार इसके इधर आके एज पे टच करते हैं आप, ये नहीं कि इसके साथ बिल्कुल बाहर लेंगे तो फिर ये कम हो जाएगी, अगर इसको आप बाहर लेना चाहते हैं तो ये कम हो जाएगी आपके पास। ठीक है। तो इसलिए ये याद रखना कि अगर ये 540 की है तो ये 300 की ही रहेगी। ठीक हो गया। तो अब हमने लॉन्ग वाल लेनी है, तो लॉन्ग वाल हमारे पास 2 आएंगे आपके पास आमने सामने। ठीक है। अब 2 आ गई, लंबाई उसकी 5.4। अब चौड़ाई जो है वो ये बनेगी आपके पास। ठीक है। 20 सेंटी, तो वो आपके पास 0.2।
अब यहाँ से आपने उसकी शुरू करनी है चुनाई और ऊपर तक जानी है। वो आपको 200 दे रहा है, वो आपको 200 दे रहा है, तो इसका मतलब है 2 मीटर बन जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। तो अब इसकी हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं। 2 ज़रब 5.4 ज़रब 0.2 ज़रब 2 4.32 मीटर क्यूब हो गया। अब शॉर्ट वाल आपके पास 2 हैं आपके पास, ठीक है। अब शॉर्ट वाल जब 2 हैं तो उसकी लंबाई मैंने आपको बता दिया था, यानी कि बनेगी 3 मीटर, ठीक है। चौड़ाई वही है क्योंकि उसकी मोटाई भी वही चौड़ाई रखनी है जो आपकी लॉन्ग वाल की थी। हाइट भी उसकी इतनी आएगी 2 मीटर, ठीक है। दो 2.4 मीटर क्यूब आपके पास ही आ गया। अब हमारी यहाँ रह गई है ऊपर वाली स्लैब। अब हमने स्लैब का इस्तेमाल, स्लैब एक ही बनेगी। अब स्लैब जो है ना आपकी, उसकी लंबाई और चौड़ाई में फ़र्क आएगा क्योंकि वो ज़्यादा भी है। जो हमारा वाटर टैंक बन रहा है, देखें वो कहता है कि 30 सेंटीमीटर ये ऑफसेट बाहर बढ़ा हुआ है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसका मतलब है 60 सेंटीमीटर आपकी स्लैब जो है ना वो बाहर है, ठीक है। अब अंदर से साइज था 5 मीटर, तो अब हमने उसके साथ दीवारें शामिल कर ली, तो ये बन गया, यानी कि अंदर से था साइज 500 सेंटीमीटर, दीवारें शामिल की तो 540 हो गया। जब ऊपर की आप स्लैब बनाएंगे तो ये 30 सेंटी इधर से शामिल करेंगे, 30 सेंटी इधर से, 60 और 540 यानी कि 600 सेंटीमीटर बन गया। अब 600 सेंटीमीटर का मतलब है 6 मीटर। जब आप चौड़ाई के रुखाएंगे तो 300 था, दीवारें शामिल की तो 340, 30 और 30 वो शामिल करेंगे आप तो ये 400 बन जाएगा। इसका मतलब है लंबाई चौड़ाई उसकी 400 आ जाएगी। मोटाई कितनी रखी आपने, वो ऊपर लिखा हुआ है उसके अंदर 15 सेंटीमीटर, आपके पास ये 15 सेंटी आ जाएगी। अब इसको हमने ज़रब देना है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी कि कितना हमारे पास स्लैब बनेगी, 3.6 मीटर क्यूब। अब 1 2 3 4 फ्लोर, लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल और स्लैब, ये सारा आरसीसी का काम था, इसलिए हम इनकी कीमतों को क्या कर लेंगे, टोटल, ठीक है। $13.99 मीटर क्यूब हमने ये आरसीसी का काम किया, ठीक है। अब एक बात और, इस स्लैब के अंदर हमने इसकी क्वांटिटी मुकम्मल निकाली है, ये जो आपने निकाली है 3.6 मीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आ गया मेन होल 50 सेंटीमीटर डाया, यानी कि इधर मेन होल है, एक किस्म का समझ लें, इसके अंदर जाने का एक रास्ता है। वहाँ तो कंक्रीट नहीं आ रही ना, तो अब हमने उसको क्या करना है, डिडक्शन करना है, डिडक्शन मेन होल। अब मेन होल का डाया दिया गया है, तो मेन होल का डाया दिया है तो उसके अंदर हम फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे, और उसकी हाइट कितनी थी, यानी कि मोटाई थिक कितनी थी, 15 सेंटी, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी कीमत को हमने इसकी कीमत में से डिडक्ट कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास डाया कितना है उसका, 50 सेंटी है, तो 50 सेंटी का मतलब है 0.5, .29 मीटर क्यूब। अब हमने इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। हमारे पास अब ये जो क्वांटिटी आई है ये टोटल आरसीसी की है। अब उसने हमसे बात की है लास्ट में, स्टील हमने मालूम करना है आरसीसी एट द रेट ऑफ 1%। स्टील के बारे में मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था कि परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टील, ठीक है। अब 1% है, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम 100 लेते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो क्वांटिटी है आरसीसी की वो है 13.96, ठीक है।
अब ये मीटर क्यूब में हो रहा है। मीटर क्यूब में मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 7850 किलोग्राम स्टील होता है। तो 7850 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो हमारे पास स्टील की कीमत आ जाएगी कि इतना स्टील इसमें इस्तेमाल होना है। दस 98.86 किलोग्राम स्टील इस्तेमाल किया जाएगा इस पूरे आरसीसी वाटर टैंक के अंदर। ठीक है, आयरन स्टेप दिए हमें 30 सेंटीमीटर, सेंटर टू सेंटर इन दोनों का फासला जो है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से हम किसी भी ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक का तखमीना लगा सकते हैं। ठीक है, ये मुकम्मल सवाल मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे और सवाल मैं आपको करवाऊँगा। देखें स्टूडेंट्स, इसकी कैलकुलेशन में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है। ठीक है, यहाँ पर जो आना था वो 0.029 था। ठीक है, 0.029 को जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 13.96 आएगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन ठीक थी, बस इसकी कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, वो मैंने ठीक करके आपको सवाल हल करवा दिया। ठीक है।